अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें, किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी के पास अपना मसला बयान करेंगे और उससे कोई हल मांगेंगे। तीनों एक साथ शहर के लिए आज़िम सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से काणी है? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी टांग से लंगड़ी है? तो उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई पाँव से लंगड़ी है। तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाऊंगा। उसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताईं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे अली, हमने ऊँटनी को नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से काणी है तो मैंने देखा था कि रास्ते की तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही आमान मौजूद था। उसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आँख से काणी है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूल पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराता है तो दुम से इधर उधर बखेरता है, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाते ही उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय बकरियां ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था।
قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں پتہ چلا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں، دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی عکس کیا روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی ترکہ سے وراثت میں حصہ ضرور ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جی تو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔